12 नंबर का 91 उत्तर तो हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए 78 28 49 29 0। जय गुरुदेव हनुमान महाराज की जय। वीक स्मट, इसे कहते हैं कंडुआ रोग। कंडुआ वीक स्मट। ब्लैक स्मट भी कह सकते हैं, काला, लेकिन वीक स्मट इसको कहते हैं। WHIK वीक स्मट, कंडुआ रोग। ब्लैक स्मट भी आप उसको कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ब्लैक स्मट भी आप लिख सकते हैं, कंडुआ रोग। देखिए, आस्टिलैगोसिटेमिनी, आस्टिलैगोसिटेमिनी ये एक फंगस है। आस्टिलैगोसिटेमिनी एक कवक है, ड्यूटेरोमाइकोटीना का सदस्य है। उसको आस्टिलैगोल्यूडम रेटिकुलेटस उसी का ये मेंबर है। आस्टिलैगोसिटेमिनी गन्ने का कंडुआ रोग या विष स्मट। देखिए क्या है, पहले आप जानिए कि इस बीमारी का लक्षण क्या है, सिम्टम्स। कहीं कहीं प्लाटों में देखने को मिल जाता है। कंडुआ रोग क्या है, विष स्मट, ये जिस प्लाट में लगता है, ये भी जो है एपिडेमिक डिजीज है, महामारी की श्रेणी में ये बीमारी आती है। विशेषकर 62-175 CO 62-175, जिसे आप रसवंती कहते हैं। नाम रसवंती और बाकी किसी काम का नहीं, नाम रसवंती। तो 62-175 में ये बीमारी विशेष कर देखा गया है। और कई किसानों के यहाँ देखा गया, और जो है उनके यहाँ ले गए थे गावंडे जी के यहाँ, देवगांव में। गावंडे जी देव के परिया में, वो गावंडे जी के यहाँ ले गए थे, और वहाँ पे वो 62-175 में ये वीक स्मट कंडुआ रोग लगा हुआ था। विशेषकर जो प्रजातियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं, अस्वीकृत हो जाती हैं, लंबे अवधि तक जो प्रजातियाँ चलती हैं काफ़ी, तो रिजेक्ट होने के बाद उसमें ये बीमारी देखने को मिलती है। आपके 62-175 में ये बीमारी आ चुकी है। ये महामारी टाइप की बीमारी है, और ये जिस फसल में लगता है, फसल को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, और बगल वाले खेत में भी फैल जाता है। फैलता कैसे है ये, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फैलने का कारण कैसे फैलता है? ये हवा के द्वारा, इसके जो काले ब्लैक पाउडर होते हैं, ये हवा के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। पानी के द्वारा, सिंचाई के साधन के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में इनका संचार हो जाता है। आस्टिलैगोसिटेमिनी एक ऐसा फंगस है जिसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा इसको समझे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो है एस्कोमाइकोटीना एक विभाग है, उसी का ये सदस्य है, और इससे एस्कोस्पोर निकलते हैं, और जो जाकर पौधों में अपना संचार करते हैं, फैलते हैं, और जो है पौधे को नुकसान करता है। इसका लक्षण क्या है,
बीज की गोफ जो है काली हो जाएगी पूरी तरह से। काली होकर के जो है बगल की पत्तियों में भी काले काले पाउडर कभी दिखने को मिलेंगे और पूरी तरह से धीरे धीरे पत्तियां ब्लैक हो जाएंगी। ब्लैक हो जाने से आपको सबसे बड़ी चीज़ बताएं कि जब कभी बीज का गोफ प्रभावित होता है तो जो विकास होता है का गन्ने का किसी बीज के गोफ से, जिसको आप पोगा कहते हैं, उसी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विकास ऊतक जिसे आप कहते हैं कि बहुत ज्योति ऊतक, वो यही होता है। तो इसके फंगस के फैलने से आपका जो ये विकास ऊतक है ये डैमेज हो जाता है और पौधा वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। देखिए क्या है इसका लक्षण, इसका कंट्रोल क्या है। किसानों को आप बताएं 62-175 रसवंती और वो जो रसगुल्ला 0261, रसगुल्ला जो वैरायटी है उसका नाम 0261 है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये जो CO 62-175 और CO 0261 ये वैरायटी रिजेक्ट हो चुकी है। 62-175 तो है, ये 261 अदा कहीं कहीं देखने को मिलता है, बाकी ये भी है। तो इन वैरायटियों में, रिजेक्ट वैरायटियों में ये बीमारी आ चुकी है। ये सॉइल एंड सीड वार्म डिजीजेज है, बीज जनित और मृदा जनित दोनों हैं। अगर ये रिजेक्ट वैरायटी आप बोएंगे तो धीरे धीरे आपके खेत की मिट्टी में वो चला जाएगा और जब मिट्टी में चला जाएगा तो आपकी मृदा का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिसको आप जो है सॉइल ट्रीटमेंट करें। सॉइल ट्रीटमेंट में हैवी सॉइल ट्रीटमेंट केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें जो भी फसल आप लगाएंगे आप ये मत जानिए कि ये बीमारी गन्ने में ही सिर्फ लगती है। ये ऑस्ट्रेलिगो की तमाम प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलिगो न्यूडा वैरायटी, गेहूं का काला तना पिट रोग, गेहूं में भी इसी की एक वैरायटी है जो गेहूं कभी कभी काला हो जाती है। ये उस गन्ने के खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं में भी लग जाएगा। इसलिए यह स्वीकृत प्रजाति का जो गन्ना है 62-175 रसवंती और रसगुल्ला, तो रसवंती और रसगुल्ला को लोग समाप्त कर दें। उनसे बताइए, आपके हित की बात है। लोगों के वैरायटी का नाम कितना अच्छा है। हाँ, दोनों वैरायटी का रसगुल्ला और रसवंती तो ठीक है। अपने जमाने में कभी रसगुल्ला रसवंती रही, लेकिन अब वो रसगुल्ला रही न रसवंती रही, अब तो वो समझो कि किसी काम की नहीं है। किसान के दिमाग में कभी ये आता है कि फैक्ट्री का नुकसान है इसलिए फैक्ट्री बोल रही है। नहीं, कोई वैरायटी जब अस्वीकृत होती है रिसर्च सेंटर से, अस्वीकृत क्यों होती है वैरायटी, पहले इसको आता है। कोई भी वैरायटी जब निकाली जाती है तो उसमें कुछ गुण भरे जाते हैं, तमाम चीज़ों से उसका क्रॉस होता है और धीरे 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 जैसे आप का बुढ़ापा आता है वैसे उसके गुणों में हरासमेंट होता जाता है और बाद में वैरायटियाँ वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं जो पहले होती थी और उसमें तमाम बीमारियाँ, जब ऐसी पोजीशन हो जाती है तो प्रजातियाँ रिजेक्ट हो जाती हैं। उसमें तमाम तरह की बीमारी, इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज आ जाते हैं और उसको छोड़ देना चाहिए और जो नई वैरायटी है उसका इस्तेमाल करना। लक्षण हो गया। अब आइए कंट्रोल। कंट्रोल नियंत्रण। देखिए, नियंत्रण एक ऐसा शब्द है, कोई भी नियंत्रण की जब आप बात करेंगे तो पहला तो आप बात करें केमिकल कंट्रोल। आपको केमिकल कंट्रोल से पहले हम बताएंगे मैकेनिकल कंट्रोल। ज़्यादा कारगर है इसमें कि इसका फैलने से संचार को रोका जाए। उसमें जैसे कोई गन्ना इस तरह का दिख रहा है आपको, तो उस गन्ने को आप उखाड़ लें या कुदाल से खोद लें और खोद करके उसे जला दें या कहीं दूर मिट्टी में दबा दें और 50 ग्राम चूना जो है आप जो है उस गड्ढे में डाल के रखें। अगर खेत में 4 जगह दिख रहा है, आपने ऐसा कर दिया तो खेत में फिर ये बीमारी नहीं, ये रोगी है। अच्छा, ये बीमारी लग गई है, जिस
पौधे में लगी है उसे आप नहीं ठीक कर सकते हैं, चाहे उसकी आप कर लीजिए, वो पौधा नहीं ठीक होगा। ये HIV एड्स टाइप की बीमारी है। अगर ये पौधे में, जिस पौधे में लगा उसे आप नहीं ठीक कर सकते, कोई भी दवा कर दीजिए। लेकिन और स्वस्थ पौधों में ये न फैले, इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 45 से 50 ग्राम एक टंकी में। और स्टिकर जो है कनेक्टर वेस्ट 30 ml, ये जो है डाल करके आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर देने से आपको ये फायदा होगा कि इसका संचार जो है रुक जाएगा, जिसमें नहीं लगा है उसको। सर 3 ग्राम जो है प्रति टंकी, हाँ, 3 ग्राम प्रति लीटर, और स्टिकर 30 ml, वही एक टंकी। लीटर मतलब 1 लीटर। मैनकोजेब 78, मैनकोजेब 78, बीटा वैक्स, वेनिलेट, देखिए नो कंफ्यूजन, कंफ्यूज मत होइए, ये सब फंजीसाइड है। इसमें कोई एक आप बता सकते हैं, चाहे मैनकोजेब 78 बता दो, आप बीटा वैक्स बता दो, वेनिलेट बता दो, मात्रा वही रहेगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप बता दो। ये सिस्टमिक फंजीसाइड हैं जो पौधे के सिस्टम से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उसे पहुँच कर उससे उसकी रक्षा करते हैं। ये सिस्टमिक फंजीसाइड, बीटा वैक्स है, वेनिलेट है, मैनकोजेब 78 है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। देखिए इतना जरूर आप क्लियर हो जाइए कि कीटनाशक अलग है और फंजीसाइड। कीटनाशक फंगस को नहीं मार सकता। आपके दिमाग में ये हो कि ये जहर है तो मार देगा, नहीं, वो कभी नहीं मारेगा। क्योंकि जो बुखार की दवा है, एंटीबायोटिक आपका बुखार ठीक करती है, वो दाद को नहीं ठीक करती है, क्योंकि दाद क्या है, फंगस होती है। एंटीबायोटिक है, बुखार काम करता है, लेकिन दाद खाद खुजली में वो नहीं काम करता। इसलिए कि वो एंटीबायोटिक अलग है और वो एंटीबायोटिक फंगस को खत्म करने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके शरीर में कुछ हुआ तो फ्लूकोनाजोल आप लेते हो, एब्रेकोनाजोल लेते हो, ये फंगस है, फंजीसाइड है। उसी तरह से कीटनाशक अलग है और फंजीसाइड अलग है। ये सब पाउडर में आता है, ये सब मैनकोजेब, बीटा वैक्स, वेनिलेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सब पाउडर में उपलब्ध है। 3 ग्राम लिखा हुआ है, 3 ग्राम लिखा हुआ हाँ, है। पाउडर में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। डाइथेनियम 45 शाम ये जब आप पाउडर में आता है तो 300 ml कैसे? ग्राम है, ग्राम लिख दिया है। हमने ग्राम लिखा है ना, देखिए ml नहीं लिखा है, हमने ग्राम लिखा है। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये भी ग्राम में है, ये भी 1 ग्राम में है। ये जो है 45 से 50 ml एक टंकी में, मतलब 3 ग्राम प्रति लीटर, 3 ग्राम प्रति लीटर। स्टिकर कितना सर? स्टिकर 30 ml एक टंकी में, प्रति टंकी। ये सिर्फ फंगीसाइड में काम कर रहा है। सिर्फ फंजीसाइड, ये फंजीसाइड ही है। ये जो है इंसेक्टिसाइड नहीं है, ये फंजीसाइड। सोयाबीन में चल जाएगी सर? हाँ, सोयाबीन में सोयाबीन में नहीं चलेगी, क्योंकि सोयाबीन में फंगस से जब कोई बीमारी लगता है तो फंगस से कौन सी बीमारी उसमें लगी है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। नहीं, कीट नियंत्रण में नहीं चलेगा, ये कीट नहीं नियंत्रण में नहीं चलेगा, क्योंकि फंगस में चलेगा, ये कीट में नहीं चलेगा। सोयाबीन में आपको जो है मोनोक्रोटोफास, होस्टाथियान, कोराजान ये सब चलता है और उसका डोज कम होता है सोयाबीन में। सोयाबीन में एक कीड़ा इल्ली लगता है सोयाबीन में, वो लगता है, उसके लिए होस्टाथियान आता है, मेथाइल पैराथियान आता है, और आर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का वो मोनोक्रोटोफास आता है, कोराजान से इंडोसल्फान आता है, कोराजेन आता है। तो वो देखिए क्या है, ये कीटनाशक नहीं, इसे फंगस, फंजीसाइड है। जहाँ फंगस लगेगा वहीं पे ये काम करेगा।
तो ये रहा आपका केमिकल कंट्रोल। दूसरी चीज, ये बीमारी न फैले इसके लिए, किसी भी बीमारी और कीट को फैलने के लिए सबसे बड़ा कारण आपको क्या कहा जाता है, आपके सर में बाल बोला जाता है, बाल थोड़ा छोटा करा लो, दाढ़ी थोड़े सेव करवा लो। मेड़ों पे जो घास होता है, इस घास को समाप्त करना चाहिए। मेड़ साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप मेड़ देखते हैं, मेड़ साफ सुथरा होगा तो कीटों का भी अटैक कम होगा, फंगस का भी, क्योंकि बहुत सारे फंगस हैं जिनकी वृद्धि घासों में ही होती है और घास से वो फसल में पहुंचते हैं। तो मेड़ की घास को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? एक तो है कि आप कटवा दीजिए, फिर बढ़ जाएगा। उसके लिए परमानेंट समाप्त करने के लिए दवा आती है, ग्लाइफोसेट 41%, 41%। ग्लाइफोसेट 41% ग्लाइसर के नाम से, राउंडअप के नाम से मोनसैंटो बनाती है, मार्केट में आता है। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है फसल पे डालेंगे फसल भी जल जाएगी, घास पे डालेंगे तो ये जलेगा नहीं। ये करता क्या है, भोजन बनाने की क्षमता खत्म कर देता है और वो घासें पूरी तरह दूबा हो, चाहे मोथा हो, भर्रू हो, सबको समाप्त कर देता है, लेकिन फसल को भी समाप्त कर दे जाएगा। इसको करना क्या है, ये ग्लाइफोसेट 41% जो है ये 40 ml एक टंकी में आपको डालना है। एक टंकी है आपकी 15 लीटर की और उसमें 40 ml ग्लाइफोसेट डालना है। और मेड़ों की घास समाप्त करने के लिए नाजिल में नाजिल हुड का प्रयोग करना है। नाजिल में प्लास्टिक की हुड आती है, जहाँ पे आप उसको लगाएंगे वहीं गिरेगा। तो मेड़ों पे आप, अगल बगल फसल है, मेड़ों पे आप इसको ज्यादा फवारा नहीं बनाना, उसको टपक नहीं टपक नहीं करना, फव्वारा ही बनाना है। आप फुल फव्वारा बना दोगे तभी वो नहीं जाएगा कहीं, हुड लगा है ना, हुड के अंदर ही हो जाएगा। हुड का कैप ऐसे होता है, गोल टाइप का रहता है। वो ऐसे कैप होता है। वो गोल जो है वो अलग चीज है, एक तिकोना कैप आता है, जब उसको डालेंगे उस कैप का मुंह ऐसे नीचे होगा। आप फव्वारा बनाएगा तो वो नीचे में स्प्रे जाएगा। मेड़ों पे इसका स्प्रे कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। अगर किसी खेत से परमानेंट घास को समाप्त करना है तो उस खेत में कोई फसल मत लगाइए। इसका स्प्रे करने के 2 से 3 महीने बाद आप फसल लगा सकते 2 से 3 महीने बाद हैं। 2 से 3 महीने तक इसका असर 1.5 महीने तक 41 दिन तक रहता है। लेकिन इसके स्प्रे करने में सबसे बड़ी सावधानी क्या है, इसे 6 घंटे धूप मिलना चाहिए। आपने स्प्रे किया, पानी बरस नहीं काम करेगा। 6-7 घंटे धूप इसको मिल जाना चाहिए, उसके बाद पानी बरसेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6-7 घंटे इसे धूप मिलना चाहिए सबके साथ। तो मेड़ों की सफाई बहुत जरूरी है और खरपतवार को का नियंत्रण जरूरी, क्योंकि बहुत से ऐसे कीट हैं जो मेड़ों पे ही अंडे देते हैं। आप देखते हैं टर्माइट, दीमक, जब मैं क्लास में बताऊंगा, दीमक ज़्यादातर मेड़ों के पास ही छिपता है, अंडा देता है और वहीं से वो खेत में जाता है। तो ये क्या है, दीमक, कभी भी दीमक का नियंत्रण आपको करना हो। दीमक को अगर बीज से बाहर लाना है उसका तरीका जानते हैं क्या है? सबसे अच्छा तरीका, आप खेत में गोबर वो डाल दो, उबले बनाते हैं ना, उसको भिगो के गड्ढे में हाँ। डाल दो और उसको भूज दो। खेत में डाल दोगे तो गोबर देख करके दीमक सारे बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्लोरोपाइरिफास का स्प्रे कर दो। या तो उसमें मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं, तो भी क्लोरोपाइरिफास जो है या आप तो इसमें उबलता हुआ पानी में डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा भोजन गोबर। गोबर से वो बाहर आ जाएगा। खेतों में देखिए दीमक सबसे ज्यादा कैसे लगता है, अक्सर लोग गाय या भैंस का गोबर हुआ और डाल दो। रख के और ले जाकर पटक दिए। कच्चे गोबर को कभी खेत में किसान को बना कर नहीं डालना है। उसे खेत के किनारे एक गड्ढा बना लें, उस गड्ढे में डालते जाए। पुआल भी, गोबर भी, जो भी कूड़ा कचरा है डालते जाए। वो आपको हम जब चैप्टर ही अलग लेंगे कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी फर्टिलाइजर्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए गड्ढा खोदा जाता है, उसमें डाला जाता है, उसमें कल्चर आता है, उसको डाला जाता है, उसको जो है वो पूरी तरह से फर्मेंटेट कर देता है। तो ये सब चीज़ें उसमें हम बताएंगे जब उसका हमारा आएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जय गुरुदेव।
जय माता दी।